नमस्कार बच्चों। हम सभी जानते हैं कि हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। किसी से हमें कोई बात कुछ कहनी होती है तो हम उसे कभी लिखित रूप में कहते हैं, कभी मौखिक रूप में कहते हैं और कभी सांकेतिक रूप से भी कहते हैं। अब जब हम कोई बात लिखित और मौखिक रूप से कहते हैं तो उसके लिए हमको भाषा का सहारा लेना पड़ता है। और ये भाषा जो हम बोलते हैं, जिसके माध्यम से लोगों से बातचीत करते हैं, उसे व्यक्त करने के लिए हमें वाक्यों का सहारा लेना पड़ता है। और वाक्य बनते हैं शब्दों के सार्थक समूह से। तो ये बातें हम भली भांति जानते हैं कि वाक्य क्या होता है, जो शब्दों के सार्थक समूह से बनता है, जो कहने वाले की बात को स्पष्ट करता है, उसके आशय को व्यक्त करता है और अपने आप को देखा जाए तो अपने आप में वाक्य पूर्ण होता है, पूर्ण अर्थ देता है जब उसी को हम वाक्य कहते हैं। अब सामान्यतः एक वाक्य में हम 2-3 बातें देखते हैं कि उसमें एक कर्ता होता है, उसमें कर्म होता है और उसमें क्रिया होती है। और अगर वाक्य का थोड़ा विस्तार हुआ तो उसमें कर्ता, कर्म, फिर पूरक शब्द और क्रिया होती है। तो इस तरह ये एक सामान्य सरल वाक्य होता है। अब वाक्य के 2 भेद होते हैं। एक तो पहले कर्ता और क्रिया के आधार पर जो भेद होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, जिसे हम कहते हैं उद्देश्य और विधेय। एक सामान्य वाक्य में यही होता है, उद्देश्य और विधेय। और इसके अलावा वाक्य के 2 अन्य तरीके से भी भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने आपको अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं ये विस्तार से बताया था और उनकी विस्तार से चर्चा की थी। अब हम आपसे रचना के आधार पर वाक्य के भेद की चर्चा करने जा रहे हैं कि रचना प्रक्रिया के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं। तो बच्चों, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद माने जाते हैं, जिसे हम कहते हैं सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। 3 भेद कौन कौन से? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो ये रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं। अब सरल वाक्य उसे कहते हैं जो सामान्य एक वाक्य होता है जिसमें एक कर्ता होता है, एक कर्म होता है, क्रिया होती है। और अगर वाक्य लंबा है तो उसमें पूरक शब्द होता है जो विस्तार करता है उसका। इसको हम सरल वाक्य की श्रेणी में लाते हैं। जैसे हम ये कह सकते हैं कि श्याम ने अपना कार्य समय से पूरा कर लिया। अब ये एक सामान्य वाक्य है। या इस तरह से कह दें कि बिल्ली ने चूहे को पकड़ लिया। अब ये एक सामान्य वाक्य है। या इस तरह से भी कह सकते हैं, और भी उदाहरण देकर हम आपको बताते हैं कि विशेष विद्यालय जा रहा है। ये एक सामान्य वाक्य है। तो बच्चों, ये सामान्य वाक्य होता है जिसमें सामान्यतः एक कर्ता होता है, कर्म होता है और क्रिया होती है। इसके अलावा अगर वाक्य का विस्तार है तो उसमें पूरक शब्द होता है। ये सामान्य वाक्य होता है। अब इसके बाद जो दूसरा वाक्य है वो कहलाता है, उसको कहते हैं हम संयुक्त वाक्य। अब संयुक्त के नाम से ही संबंध में आ रहा है हमको, ये बात हमें समझ में आ रही है कि 2 चीजों के जुड़े रहने से, 2 के योग से यानी संयोग से, उनके जुड़े रहने से जो वाक्य बना वो संयुक्त वाक्य कहलाता है। ये एक सामान्य अर्थ में हमने आपको बतलाया। अब जब हम सामान्यतः संयुक्त वाक्य की बात कर रहे हैं तो हम उसमें ये देखेंगे कि आखिर उसकी विशेषता क्या है। तो संयुक्त वाक्य की विशेषता कहें या उसकी परिभाषा कहें तो वो क्या है कि जब 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य किसी योजक यानी समुच्चय बोधक अव्यय के द्वारा जुड़े होते हैं तो हम उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो इस प्रकार बच्चों, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य किसी योजक यानी समुच्चय बोधक अव्यय के द्वारा जुड़े होते हैं तो उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो संयुक्त वाक्य की विशेषता क्या हुई कि संयुक्त वाक्य के उपवाक्य आपस में योजकों जैसे या, वा, अथवा, इसलिए, और, किंतु, परंतु, लेकिन, तथा इस तरह के योजकों से
जुड़े होते हैं। इसमें प्रयुक्त उपवाक्य स्वतंत्र अर्थ का बोध देते हैं, यानी उनको अलग अलग कर दिया जाए, वो जुड़े हुए हैं तो हमको अलग अलग कर दिया जाए तो दोनों वाक्य अपने आप में पूरा अर्थ देते हैं और उनका समान स्तर होता है, यानी दोनों अपने आप में स्वतंत्र होते हैं और इन्हें समानाधिकृत उपवाक्य तथा समानाधिकरण उपवाक्य भी कहते हैं, यानी इनको हम समानाधिकरण उपवाक्य कहते हैं। तो इस प्रकार अब जैसे हम संयुक्त वाक्य का एक आध उदाहरण आपको दे के समझाते हैं कि जैसे रीता फल खाएगी अथवा खिचड़ी से काम चला लेगी, है? तो अब इसमें रीता फल खाएगी भी अपने आप में पूरा है और अथवा से वो जुड़ा हुआ है और कहा खिचड़ी से काम चला लेगी, ये भी अपने आप में पूरा है। इस तरह से देखा जाए तो ये अपने आप में पूरा वाक्य है। दूसरा, जैसे हम कहें रीता स्कूल जाती है और पढ़ाई करती है, तो ये भी अपने आप में दोनों पूर्ण है। जैसे बाजार से कलम लाना अथवा पेंसिल लेकर आना, ये भी अपने आप में पूरा है, दोनों वाक्य पूरा है और ये योजक से जुड़े हुए, अथवा से, और से, इस तरह से जहां भी जिसका प्रयोग किया गया है उससे जुड़े हुए हैं, तो ये संयुक्त वाक्य है। तो रचना के आधार पर अभी हमने आपसे दो वाक्यों की चर्चा की, एक सरल वाक्य और दूसरा संयुक्त वाक्य। अब तीसरी श्रेणी में आता है मिश्र वाक्य, जिस वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य जुड़े तो होते हैं पर उसमें एक प्रधान होता है और दूसरा उस पर आश्रित होता है, उसे मिश्र उपवाक्य कहते हैं, मिश्र वाक्य कहते हैं। तो बच्चों समझिए कैसे कि जिस वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य जुड़े होते हैं पर उसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरा उस पर आश्रित होता है, तो उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे इसकी विशेषता फिर क्या हुई कि मिश्र वाक्य में आश्रित या गौण उपवाक्य प्रधान उपवाक्य पर निर्भर करते हैं, यानी मिश्र वाक्य में जो आश्रित उपवाक्य है, जिसे हम गौण उपवाक्य भी कह सकते हैं, वो प्रधान उपवाक्य पर निर्भर होता है, यानी वो आश्रित उपवाक्य बिना प्रधान उपवाक्य के अपना अर्थ स्पष्ट नहीं करता। मिश्र उपवाक्य यानी मिश्र वाक्य जो होते हैं वो भी जुड़े होते हैं योजकों से, पर व्याधिकरण योजकों से जुड़े होते हैं। जैसे जैसा, वैसा, जो, सो, जिसकी, उसकी, जहां, वहां, जब, तब, जैसे, वैसे, जैसी, वैसी, इस तरह से ये योजक शब्द युग्मों से जुड़े होते हैं, इनको हम व्याधिकरण योजक कहते हैं। तो ये इसकी विशेषता है और इसमें तब, तक, जिन्हें आदि इस तरह के शब्द भी इनको जोड़ते हैं। और स्वतंत्र उपवाक्य को प्रधान उपवाक्य कहा जाता है। इसमें जो एक होता है स्वतंत्र उपवाक्य जिसको हम प्रधान उपवाक्य कहते हैं और दूसरा उस पर आश्रित उपवाक्य होता है। तो बच्चों इस प्रकार आपको समझ में आ गया मिश्र उपवाक्य कि ये दो उपवाक्य तो होते हैं पर इसमें एक प्रधान होता है और दूसरा उस पर आश्रित होता है। जैसे हम आपको उदाहरण देकर समझा सकते हैं, पिताजी ने कहा कि शाम को जल्दी लौट आना। अब इसमें पिताजी ने कहा एक है, की से जुड़ा, शाम को जल्दी लौट आना, यानी इसमें एक दूसरे पर आधारित है। इसी तरह से हम आपको और कुछ बातें स्पष्ट करते हैं इसमें कि जो आपको समझना आवश्यक है कि मिश्र वाक्य में आश्रित उपवाक्य के आरंभ, मध्य या अंत में उसे हम कहीं भी देख सकते हैं। जो मिश्र वाक्य होता है उसको हम आरंभ में उसके आश्रित उपवाक्य देख सकते हैं, मध्य में भी हो सकता है, यानी प्रधान उपवाक्य आधा आगे हुआ आधा पीछे हुआ, और अंत में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। जैसे अब आरंभ में जैसे है उसका एक उदाहरण हम आपको दे रहे हैं, जो अपने आसपास सफाई रखते हैं वे सदा स्वस्थ रहते हैं। अब इसमें वे सदा स्वस्थ रहते हैं प्रधान है और जो अपने आसपास सफाई रखते हैं, अब ये आरंभ में है, ये आश्रित उपवाक्य। इसी तरह से दूसरा उदाहरण दें, जिस लड़के ने सबसे ज्यादा पौधे लगाए हैं उसे पुरस्कृत किया जाएगा। अब ये मध्य में है, वे जो अपने आस, हाँ, अब इसमें जो है
वे जो अपने आसपास सफाई रखते हैं सदा स्वस्थ रखते हैं। इसी प्रकार वह लड़का जिसने सबसे ज्यादा पौधे लगाए हैं पुरस्कृत किया जाएगा, है। इस तरह से वाक्यों में होता है। और अंत में वे सदा स्वस्थ रहते हैं जो अपने आसपास सफाई रखते हैं। वही बात हो गई। देखिए, उसी वाक्य को दो तरह से हम समझ सकते हैं कि आरंभ में जो अपने आसपास सफाई रखते हैं वे सदा स्वस्थ रहते हैं, और अंत में वे सदा स्वस्थ रहते हैं जो अपने आसपास सफाई रखते हैं। और मध्य में भी उसी वाक्य को पहले हम आपको समझा रहे हैं कि वे जो अपने आसपास सफाई रखते हैं सदा स्वस्थ रहते हैं। इसमें वे पहले आ गया। तो इसी तरह से उस लड़के को पुरस्कृत किया जाएगा जिसने सबसे ज्यादा पौधे लगाए हैं। इसमें भी हो गया। अंत में किस तरह से इसको कर सकते हैं, और पहले हमने आरंभ वाला आपको उदाहरण दिया था, तो समझ में आ गया ना कि आश्रित उपवाक्य कहीं पर भी हो सकता है। मिश्र वाक्य में प्रारंभ में भी हो सकता है, मध्य में भी हो सकता है, और अंत में भी हो सकता है। तो बच्चों, इस प्रकार आपको समझ में आ गया। अब आश्रित उपवाक्य की भी 3 श्रेणियां हैं। उनको 3 श्रेणियों में बांटा गया है। उन्हें कहते हैं संज्ञा उपवाक्य, दूसरा विशेषण उपवाक्य, तीसरा क्रिया विशेषण उपवाक्य। अब संज्ञा उपवाक्य क्या है? किसी उपवाक्य में जो आश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की संज्ञा के स्थान पर आता है उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। यानी किसी भी उपवाक्य में जो आश्रित उपवाक्य है, वाक्य में जो आश्रित उपवाक्य है और वो मुख्य उपवाक्य है, 2 है। अब वो आश्रित उपवाक्य अगर वाक्य की संज्ञा के स्थान पर आ रहा है तो वो संज्ञा उपवाक्य है। इसी तरह से अगर हम देखें दूसरा संज्ञा उपवाक्य के अतिरिक्त अब दूसरा जो है विशेषण उपवाक्य है। विशेषण उपवाक्य मुख्य उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम की अगर विशेषता बता रहा है, यानी वो उपवाक्य मुख्य उपवाक्य में जो प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम है उसकी विशेषता बता रहा है, तो वो विशेषण उपवाक्य है। क्यों? क्योंकि हम ये जानते हैं कि विशेषण क्या काम करता है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने का कार्य करता है, उसी को हम विशेषण कहते हैं। तो फिर उपवाक्य भी, विशेषण उपवाक्य भी वही कार्य करेगा जो प्रधान उपवाक्य की संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने का ही वो कार्य करेगा। जैसे अब एक उदाहरण हम दे सकते हैं, जिस मरीज का ऑपरेशन हुआ था वह अब चलने लगा है। अब इसमें जो है जो उपवाक्य है आश्रित वो विशेषता बताने का काम कर रहा है, इसलिए वो वहां पर विशेषण उपवाक्य है। अब तीसरा आता है क्रिया विशेषण। बिल्कुल इसमें भी स्पष्ट है, सीधी बात है। प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताने वाला आश्रित उपवाक्य क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाता है। जो प्रधान उपवाक्य उसकी जो क्रिया है, अगर आश्रित उपवाक्य उसकी विशेषता बता रहा है तो वहां पर क्रिया विशेषण उपवाक्य होगा। अब जैसे हम ये कह सकते हैं कि जब मैं जागता हूं तब टहलने जाता हूं, तो इसमें आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए क्रिया विशेषण उपवाक्य है। अब ये जो है कई प्रकार के होते हैं, जैसे क्रिया विशेषण के भेद होते हैं उसी तरह उपवाक्य के भेद हैं। अब ये कालवाचक उपवाक्य हो सकता है, ये रीतिवाचक उपवाक्य हो सकता है। जैसे क्रिया विशेषण के भेद होते हैं ना, काल सूचक, रीति सूचक, उसी तरह से उपवाक्य के भी भेद होते हैं, कालवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक, इसी तरह परिमाणवाचक और परिणामवाचक। तो इस तरह से ये क्रिया विशेषण के जो भेद हैं एक तरह से वही यहाँ पर कार्य करते हैं उपवाक्य के भेद के रूप में। तो 5 प्रकार के इस प्रकार ये उपवाक्य होते हैं। क्रिया विशेषण के आधार पर आश्रित उपवाक्य क्रिया विशेषण के 5 भेद हमने इस प्रकार देखा। तो बच्चों, हम इस प्रकार ये समझ गए कि रचना के आधार पर वाक्यों को कैसे निर्मित किया जाता है। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, जिन्हें हम सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य की श्रेणी में रखते हैं। और सरल वाक्य क्या है ये बात भी हमें समझ में आ गई, संयुक्त वाक्य क्या है ये बात भी हमें समझ में आ गई, और साधारण वाक्य क्या है ये भी बात हमको पहले हमने आपको समझाया कि सरल साधारण मतलब एक ही बात है,
और फिर हमने बताया संयुक्त, और फिर तीसरे नंबर पर मिश्र वाक्य क्या है, ये भी हमें बात समझ में आ गई। और ये रचना के आधार पर वाक्य भेद होते हैं। तो आशा है बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई बात नहीं समझ में आई है तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।